बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जनवरी है और दिन है मंगल का। अगले 24 से 72 घंटे अहम हैं। आज शहर इक़्तिदार में बड़ी हलचल रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो। और अगले 24 से 72 घंटे भी इलेक्शन के हवाले से 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से बहुत अहम है। देखें, अदालत के हवाले से 2 और प्रोसीडिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा कुछ अहम टॉपिक्स पर बात करके। जो उसको प्रोसीडिंग को सुनना चाहे वो जरूर सुन सकता है कि उनमें क्या हुआ। देखें, एक तो आज जो IB है, जो खुफिया हमारी एजेंसी है, उसके सरबराह आज वो और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो दोनों आज गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। वहाँ पे उनकी एक मीटिंग हुई, फिर वो वहाँ से वापस चले गए। उसके बाद सेक्रेटरी दाखिला अकेले, पहले सेक्रेटरी दाखिला और DGIB इकट्ठे आए थे, फिर सेक्रेटरी दाखिला अकेले आए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और चले गए। फिर इलेक्शन कमीशन के हुक्काम वजारत दिफा गए और वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है। ये 3 अहम मुलाकातें हैं सिक्योरिटी के हवाले से, और ज़ाहिर है वो बात भी हुई होगी जो IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद को हुकूमत नहीं हटाना चाहती। इलेक्शन कमीशन 4-5 माह हो गए हैं, पूरा जोर इलेक्शन कमीशन ने लगा लिया है, लेकिन शहबाज शरीफ के लगाए गए जो DC है और जो IG है उसको इलेक्शन कमीशन चेंज नहीं करवा सका। और अगर करवाना चाहें तो उनके पास पावर्स हैं, लेकिन वो करवाना ही नहीं चाहते और घोंघलों से मट्टी झाड़ी जा रही है, ड्रामेबाजी की जा रही है, अदाकारी की जा रही है, फनकारी की जा रही है, और ये दिखाया जा रहा है कि हम देखें हमने ऑर्डर कर दिया। ये सब झूठ है, फ्रेब है, धोखा है, फ्रॉड है, इसमें कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन 1 मिनट के अंदर इनका तबादला करा सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सिर्फ ड्रामे करने में मसरूफ़ है, इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने में मसरूफ़ है, PTI से बल्ला छीनने में मसरूफ़ है, और उनकी कोई हमें चीज़ नज़र नहीं आती। अब ज़राए से खबर ज़रूर आई है कि वज़ारत दिफा ने जो है वो यकीन दहानी करा दी इलेक्शन कमीशन को कि जनाब आपको फोर्स जो है वो इलेक्शन के लिए मिल जाएगी। लेकिन मेरा सवाल वही है, आज भी 2-3 वाक़यात हुए। एक तो बहुत ही अंदोनाक वाक़या हुआ शुमाली वज़ीरिस्तान में, जो 6 नाई थे उनको जो है वो मैं तो शहीद कहूँगा, शहीद हुए वो, उनको बेदर्दी से मारा जो दहशतगर्द हैं, TTP हैं उन्होंने। और फिर उन्होंने जो एक अलामिया सामने आया है उसमें तो ये था कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये गैर शरई काम कर रहे थे और इसलिए इनको हमने जो है वो इनको हमने मारा है। तो ये बड़ी तकलीफ़ दे एक वाक़या हुआ। इसके अलावा मुल्क भर में 2-3 वाक़यात हुए, और जो 2023 है उसमें दहशतगर्दी का वाक़यात में 68% इजाफा हुआ। तो एक ऐसे हालात में जब दहशतगर्दी में इतना इजाफा हुआ और हमारी फ़ौज जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ जो है वो लड़ने में मसरूफ़ है, तो उसमें 2,70,000 फ़ौजी जवान कैसे मिल सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। ज़रा ऐसे खबर आई कि सिक्योरिटी मुकम्मल दी जाएगी, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि मिलती है नहीं मिलती, कितनी मिलती है नहीं मिलती, क्या सिर्फ QRF मिलेगी, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स मिलेगी, और अगर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स की हद तक फ़ौज मिलेगी तो क्या इलेक्शन कमीशन उसमें कंफर्टेबल है कि ठीक है हम इलेक्शन करवा लेंगे, ये क्या होगा। तो ये एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो 3 तारीख कल आखिरी है ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज करने की 90% जो PTI के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए उनका ये मामला जो है, यानी आप देखें ना कि चले उस पर कंटेम्प्ट वाले पे आगे बात करते हैं, तो 90% लोगों के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए वो आप ट्रिब्यूनल्स के पास दायर करने की, अपील दायर करने की कल आखिरी तारीख है। और जब ट्रिब्यूनल में होगा, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामलात आएंगे, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस किस के कागजात एक्सेप्ट होते हैं और किस किस के कागजात पर जो एतराज़ है RO का वो बरकरार रहता है, और उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो आ जाएंगे। तो ये एक चीज़ है देखने वाली। इसके अलावा जो है कल बहुत इंपॉर्टेंट है PTI के लिए कि कल बल्ले के निशान के ऊपर जो है वो कल महफूज फैसला सुनाया जाएगा। एक जज साहब ने आज सुना, एक जज साहब ने बल्ले का निशान दे दिया और फैसला मुअत्तल कर दिया इलेक्शन कमीशन का। 9 जनवरी के लिए समात रखी कि डिवीजन बेंच सुनेगा 2 जजेस। कल आज एक जज ने सुना है, फैसला महफूज किया है। तो देखते हैं कल वो क्या फैसला सुनाता है। और साथ PTI कल 3 निशानात जो है बल्ले के मुतबादिल, कि अगर बल्ला नहीं होता PTI के पास तो फिर वो किस निशान पे इलेक्शन लड़ेगी PTI, इसके वाले से मुशावरत है। तो देखते हैं कि उसमें उनकी मुशावरत का क्या होता है और कल वहाँ पे हाई कोर्ट में क्या होता है। कल बहुत इंपॉर्टेंट मामला है और वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो दरख्वास्त है PTI की, वो जिसमें कहा गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनकी धज्जियाँ बखेर दी गई हैं। कल सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी कि कैसे जब कागजात नामजदगी लेने जा रहे थे तो वो दिए नहीं जा रहे थे, जो लेने जा रहे थे उनको उठाया जा रहा था, जब कागजात नामजदगी जिनको मिल रहे थे वो उनसे बाहर छीने जा रहे थे, जब वो फिर उसके बाद जिनको कागजात नामजदगी नहीं दिए जा रहे थे वो हाई कोर्ट्स में गए, उसकी वजह से उनको कागजात नामजदगी मिले, फिर जमा नहीं हो रहे थे, फिर वो हाई कोर्ट में गए, फिर वो जमा हुए। उसके बाद क्या हुआ कि तायीद की निंदा और तजवीज़ की निंदा को उठाया गया। उम्मीदवार जो आ रहे थे या जो कागजात जमा कराने आ रहे थे वकला सारे, उनको गिरफ्तार किया गया। फिर जो है वो टेबल से कागजात नामजदगी जो है वो ROs के टेबल से उठाए जा रहे थे, छीने जा रहे थे। और फिर 90% PTI के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। उन 90% ने जब कहा कि हमें रिटर्न ऑर्डर दे ROs, वो नहीं दिए जा रहे थे। जब ROs ने रिटर्न ऑर्डर देने शुरू किए तो वो रिटर्न ऑर्डर छीनने शुरू कर दिए। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कल रखी जाएंगी।
जाएंगी। लेकिन काजी फाइज ईसा साहब का आज जो हमने मिजाज देखा है तो उसके मुताबिक तो पीटीआई के लिए 1% भी किसी तरह की वो उनका जो आईनी कानूनी हक है वो देने को तैयार नहीं है, और वो हर चीज़ को जस्टिफाई करते हैं जो पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है। तो अब ये कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल क्या करती है, और कल लापता अफराद का केस भी है, और अब ये भी इतलात आ रही है कि आज रात को शायद जो बलूचिस्तान के लापता अफराद बैठे हैं उनके जो है वो शायद उनके खिलाफ आज रात ऑपरेशन भी किया जाए। तो ये भी बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। अब आ जाए, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि 62(1)(f) वाले केस में क्या हुआ, और उसकी वजह यह है कि 62(1)(f) वाला जो केस है वो वैसे तो आपने लाइव उसकी प्रोसीडिंग देखी होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मियां नवाज शरीफ के लिए कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इसी फैसले के नतीजे में उनके लिए राह खुलनी है इंतखाबी सियासत की, और जो एक चुनतखेब वो हैं और सुपर लाडले वो हैं उनके लिए जिस तरह से तहस नहस कर दिया गया पूरे निज़ाम को और हिला के रख दिया गया पूरे निज़ाम को, और बड़े आगे जो है वो लोगों को जब ये देखते हैं कि आगे मियां नवाज शरीफ को मुसलत किया जा रहा है तो फिर लोगों को मायूसी होती है और अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। आज ये 7 रुकनी बेंच था। इस बेंच में काजी फाइज साहब ने सिर्फ उन जजेस को रखा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में काजी फाइज ईसा साहब के मौक़िफ़ के हामी थे, और उनके अलावा किसी जज को उन्होंने नहीं रखा। और वो जो हमारे वकला जो बड़ी दावे किया करते थे कि फ़लाँ फ़लाँ जज को नहीं बैठाते उमरता बंदयाल साहब, तो वो ज़रा आप फिर रिपोर्ट शाया करें ना कि काजी फाइज साहब जब से आए हैं तो वो किन जजेस को बिल्कुल किसी बेंच में नहीं बिठा रहे। तो ये जनाब इसमें मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी तवील वैसे समाअत थी, और इसमें जो मेन तो ज़ाहिर रिमार्क्स काजी फाइज साहब के आते रहे। काजी फाइज साहब ने कहा कि क्या कोई भी शख्स हल्फियत तौर पर कह सकता है कि उसका किरदार अच्छा है? अगर 2002 में कायद-ए-आज़म जिंदा होते तो उन्हें भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया जाता। इस्लाम में तौबा की गुंजाइश आखिरी मिनट तक है, किसी को ताहयात नाअहल कर दिया जाए, हो सकता है बाद में वो हाफिज़ बन गया हो, आलिम बन गया हो। क्या ऐसी पावर जजेस के पास होनी चाहिए? हमें हर वक्त अरकान पार्लियामेंट पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, वो मुश्किल हालात में काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये चोर डाकू और लुटेरे मेन तो ज़ाहिर है वो क्योंकि तनकीद ज़्यादा नून लीग पे होती है और उनके ऊपर करप्शन केसेस, लूट मार, ये सारी चीज़ें। तो काजी साहब कहते हैं कि अरकान पार्लियामेंट पे हमें तनकीद जो है वो नहीं करनी चाहिए, वो बड़े मुश्किल हालात में काम करते हैं। जी बिल्कुल, मुश्किल हालात में करप्शन और लूट मार करते हैं। अच्छे हैं, बहुत से हमारे अच्छे भी अरकान असम्बली हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बात नून लीग के तनाजुर में हो रही है तो नून लीग की आपको पता ही है सूरत हाल क्या है। काजी साहब कहते हैं कि क्या ये अजीब बात नहीं कि जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी की, हलफ की खिलाफ वर्जी की, उसने ऐसी दफ़ात आइन में शामिल की, क्योंकि ये उन्होंने ज़िया उल हक साहब ने शामिल की थी आर्टिकल 62-63। जिस फौजी आमिर ने 1985 में आइन को रौंदा उसी ने आर्टिकल 62 और 63 को आइन में शामिल किया। हम केस में मुखालिफ नुक्ता नज़र सुनना चाहते हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने 2002 के इंतखाबात में ग्रेजुएशन की शर्त रखी। जस्टिस मसूली शाह ने कहा कि यह सवाल भी होगा कि क्या जो है वो जो कानून साजी है वो आइन पर हावी हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर आइन में नहीं लिखा हुआ कि नाअहली कितनी होगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि कानून में क्योंकि 5 साल लिख दी गई तो अब कानून 5 साल होगी? क्या समीउल्लाह बलोच केस के फैसले को कलअदम करार देने के लिए आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए थी? ये मंसूर अली शाह साहब का अहम सवाल है। बिल्कुल आइन में ही तरमीम होनी चाहिए थी, कानून साजी के जरिए नहीं हो सकता था। कैसे एक अदालत ये डिक्लेरेशन दे सकती है कि कोई शख्स समझदार और अक्लमंद है कि नहीं? और फिर उसके बाद वो कहता है कि 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? क्या सिविल कोर्ट मनफी डिक्लेरेशन दे सकती है? जस्टिस जमाल खान मुदखिल ने रिमार्क्स दिए कि अच्छे किरदार का तयन कौन करेगा, कि ये जो है कि जो रुकन असम्बली बनने जा रहा हो तो उसका किरदार अच्छा होना चाहिए। तो कह रहे हैं ये तयन जो है वो कौन करेगा कि इसका किरदार अच्छा है? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का कहना था कि क्या शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर डिक्लेरेशन जारी किया जा सकता है? सूबों और वफाक के दरमियान झगड़ों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कोई भी चीज़ डिक्लेयर करती है कि उनके तनाज़े में वो तो उस जुरिडिक्शन में तो सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे सकती है, लेकिन यहाँ पे कैसे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट डिक्लेरेशन दे सकती है? इसके अलावा किसी और मामले में नहीं दिया जा सकता डिक्लेरेशन इस तरह से। अटार्नी जनरल साहब ने, तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल ने, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने, इन सब ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के हवाले से पार्लियामेंट की जानिब से की गई कानून साजी जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम करके एक शिकायत की गई उसकी हमायत की है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 7 जजेस थे। काजी फाइज ईसा साहब इस मैच में, उनके साथ मंसूर अली शाह साहब, याहिया अफरीदी साहब, अमीरुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखिल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा। इसके अलावा जो अदालत के अंदर और जो हुई चीज़ें उसमें अदालत में जो मंसूर उस्मान अमान हैं उन्होंने भी कहा कि वो सपोर्ट कर रहे हैं
कि कानून साजी जो हो गई है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि 5 साल के लिए नाअहली होनी चाहिए, ताहयात नहीं होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ताहयात नाअहली के फैसले पर नज़रसानी होनी चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 621F के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले के दोबारा जायजे की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल साहब आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि नाअहली ताहयात होगी और इलेक्शन एक्ट कहता है कि 5 साल होगी। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून साजी से कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदला जा सकता। काजी साहब नहीं कह रही, मैं आपको सामने रख रहा हूँ। और उसमें तो आइन में तरमीम चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कानून साजी कर दी। लेकिन नून लीग की कानून साजी काजी फैसल साहब को बहुत उसको वो कदर की निगाह से देखते हैं। इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को भी उन्होंने बहुत कदर की निगाह से देखा और उन्होंने कहा जी हम तो जो पार्लियामेंट, नून लीग की पार्लियामेंट, उसने जो कानून साजी की है उसी के साथ मैं तो चलूँगा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अदालत से दरखास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। इलेक्शन एक्ट की तायीद करूँगा क्योंकि ये वफाक का बनाया गया कानून है। उसके बाद इस समाअत के दौरान मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरखास्त गुजार इमाम कैसरानी के वकील मोहम्मद साकिब जलानी ने भी ताहयात नाअहली की मुखालफत कर दी। वकील ने कहा कि मैंने 2018 में दरखास्त दायर की जब 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया। अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल हो चुका है, इसलिए ताहयात नाअहली की हद तक इस्तदा की पैरवी नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन एक्ट 2017 को क्या किसी ने अदालत में चैलेंज किया, जिस पर दरखास्त गुजार की जानिब से अदालत को बताया गया कि इलेक्शन एक्ट को कभी भी किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया गया। एक वहाँ पे ठहरे थे, वसनौल्ला साहब थे, कौन थे, उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल चैलेंज है, लेकिन उन्हें ज़्यादा डिटेल नहीं पता थे और मेरा ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या कोई ऐसी सूबाई हुकूमत है जो इलेक्शन एक्ट 2017 की मुखालफत करे, जिस पर सूबाई एडवोकेट जनरल और इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ दिया कि तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं, इस कानून साजी को। अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 62 और 63 पढ़ा। अटॉर्नी जनरल ने रुकने पार्लियामेंट बनने के लिए अहलियत और नाअहली की तमाम आइनी शराइत पढ़कर सुनाई। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कागजात नामजदगी के वक्त 62 और 63 दोनों शराइत देखी जाती हैं, एंट्री पॉइंट पर दोनों आर्टिकल लागू होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ शिकें तो हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ हैं, वो आसान हैं, कुछ शिकें मुश्किल हैं, जैसे अच्छे किरदार वाली शिक कि अच्छे किरदार का मालिक होना चाहिए। इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म रखना भी एक शिक है, पता नहीं कि कितने लोग ये टेस्ट पास कर सकें। इलेक्शन एक्ट की ये तरमीम चैलेंज नहीं हुई। जब एक तरमीम मौजूद है तो हम पुराने फैसले को छेड़े बगैर इसको मान लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तासुर ऐसा हो सकता है कि एक कानून से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरराइड किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा तो क्या अब हम समीउल्लाह बलोच फैसले को दोबारा देख सकते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि समीउल्लाह बलोच केस में अदालत ने एक नुक्ते को नज़रअंदाज किया। अदालत ने कहा कि क्रिमिनल केस में बंदा सज़ा के बाद जेल भी जाता है, इसलिए नाअहली कम है। अदालत ने ये नहीं देखा कि डिक्लेरेशन 621F और क्रिमिनल केस दोनों में इनफील्ड रहता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम तो गुनाहगार हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि ये अदालत ने दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि ताहयात होगी, वहाँ तो नहीं लिखी हुई आइन में। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद है ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका और इसको भी चैलेंज नहीं किया गया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह है कि क्या ज़ेली कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने इस मौके पर अटॉर्नी जनरल से पूछा कि सवाल यह है कि इलेक्शन एक्ट में दी गई नाअहली की मुद्दत आइन से ज़्यादा अहम तस्वुर होगी। आर्टिकल 63 की तशरीह का मामला है, कोई संगीन गद्दारी करे तो इलेक्शन लड़ सकता है, सिविल कोर्ट से मामूली जराइम में सज़ा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, इस्तफसार किया कि सवाल यह है कि क्या ज़ेली जो कानून साजी है उसमें उन्होंने दोबारा कहा कि कैसे आप आइन को बदल सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइनी तरमीम करनी पड़ेगी। सवाल किया उन्होंने, क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली वज़र ने कहा कि आइन के आर्टिकल 62(1)F में नाअहली की मियाद का जिक्र नहीं है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जब तक अदालती फैसला मौजूद है नाअहली ताहयात रहेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल और मुल्क से गद्दारी जैसे संगीन जराइम में आप कुछ अरसे बाद इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने इस्तफसार किया कि मामूली वजूहात की बिना पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। वो कह रहे हैं नामुनासिब है कि आप ताहयात नाअहल कर दें। अदालत किसी शख्स के खिलाफ डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन आज खुद इख्तियार इस्तेमाल करके दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 62(1)G और आर्टिकल 63(1)G की ज़बान एक सी है। आर्टिकल 63(1)G के तहत मुल्की सालमियत और नजरी की खिलाफ वर्जी करने वाले की नाअहली 5 साल है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक शख्स के खिलाफ मुकदमा हो तो वो 2 साल सजा काटकर वापस आ सकता है, मगर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा ना हो बल्कि डिक्लेरेशन आ जाए तो वो दोबारा कभी रुकने पार्लियामेंट नहीं मान सकता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या कोई शख्स हल्फिया तौर पर कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का मालिक है। फिर उन्होंने वो यही इस मौके पर कहा था कि 2002 में कायद-ए-आज़म भी होते तो इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो जाते। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मुदखिल ने कहा कि जब गैर मुंतखब लोग कवानीन बनाएंगे तो ऐसे ही होगा। इस मौके पर जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने उन्होंने भी अदालत के सामने कहा कि 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर करने के हक में हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि जिस फौजी आमिर ने 1985 में आइन को रौंदा उसी ने ये 62 और 63 को कानून में
शामिल किया और 18वीं तरमीम में आर्टिकल 62 और 63 पर जस्टिस मंसूर शाह ने सवाल किया कि मसला तो ये भी है कि 18वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 62 और 63 पर पार्लियामेंट ने मोहर लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का म्यार मुकर्रर कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सूबों के माबैन तनाज़ात पर डिक्लेरेशन दे सकती है। उसके बाद उन्होंने काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या जजेस को घर भेजने वाला, आइन शिकने करने वाला अच्छे किरदार का मालिक हो सकता है? क्या ज़िया उल हक को सब माफ़ है? तो मखदूम अली खान साहब ने जवाब दिया कि ज़िया के बारे में तो फैसला आखिरत में होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि क्या आइन शिकन को सज़ा आखिरत में होगी? आपकी राय में क्या ज़िया संगीन गद्दारी का मुर्तकिब नहीं हुआ? तो मखदूम अली खान साहब ने जवाब दिया कि मेरी राय कुछ और है, यहाँ मैं इस पर इन्हिसार करूँगा जो इस अदालत ने नुसरत भुट्टो केस में करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी राय में असल आइन और बाद की तरमीम में तजाद हो तो असल आइन पर इन्हिसार करना चाहिए। मैं मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करूँगा, ना कि डिक्टेटर की। एक मार्शल डिक्टेटर के खिलाफ अल्फाज अदा करने में इतने खौफजदा क्यों हैं? बड़े बड़े उलमा रोज़े आखिरत के हिसाब से डरते हैं। अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि एक तरफ लिखा है कि झूठ बोल दिया तो पूरी उम्र के लिए नाअहल, दूसरी जानिब कत्ल कर दिया, गद्दारी कर दी तो भी कुछ अर्से बाद वापस आ जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक बुनियादी असूल कायम करना चाहते हैं, ज़ातियात में नहीं जाएंगे। फौजदारी मुकदमात में अदालत किसी को झूठा करार दे तो इस पर आर्टिकल 62(1)(f) लगेगा। कल कोई एतराज़ कर देगा कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तुम्हें अदालत ने झूठा करार दिया है। जस्टिस मंसूर शाह ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत के बारे में कहा कि वो सिविल केसेस के माहिर हैं, उनसे राय ले लेते हैं। जस्टिस काजी फाइज साहब ने सवाल किया कि शहजाद शौकत साहब, आप कानून की हमायत कर रहे हैं या मुखालफत? तो उन्होंने कहा कि जी मैं कानून की हमायत कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि वो कौन है जो कानून की मुखालफत कर रहे हैं, हम सुनना चाहते हैं। तो उसके बाद वकील शेख उस्मान करीमुद्दीन रोस्टन पर आ गए और उन्होंने कहा जब तक समीउल्लाह बलोच केस का फैसला मौजूद है तो कानून नहीं आ सकता, आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। तो काजी साहब ने कहा कि आप ताहयात नाअहली के हक़ में या मुखालफत में? तो वकील साहब ने कहा कि मैं ताहयात नाअहली के तब तक हक़ में हूँ जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। तो चीफ जस्टिस ने वकील से सवाल किया कि और कौन कौन इसकी मुखालफत करता है? तो समीउल्लाह बलोच के भाई साबिक सेनेटर सनाउल्लाह बलोच रोशना पर आ गए और कहा कि मैं मुतासर अफरीक हूँ, मैं समीउल्लाह बलोच का भाई हूँ, मैं अदालती बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदालती बालादस्ती क्या होती है? मैंने आइनी बालादस्ती तो सुना है, ये अदालती बालादस्ती क्या होती है? तो सनाउल्लाह बलोच ने जवाब दिया कि आइन का आर्टिकल 62 और 63 50 साल से आइन में मौजूद है। तो याही अफरीदी साहब ने उनसे कहा कि आप इसको छोड़ें, आप अपनी राय बताएं। तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई इंतखाबी मामले में इंटर होना चाहता है तो और वो झूठ बोले तो उसकी नाअहली ताहयात ही होनी चाहिए। जस्टिस जमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि आप कहना चाहते हैं कि 24 साल का शख्स इंतखाबात लड़ने के लिए अगर कहे कि मैं 25 साल का हूँ तो क्या नाअहली ताहयात होगी? सनाउल्लाह बलोच ने कहा कि 50 साल से कानून में अरकान की अहलियत का म्यार तय है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि फिर इससे पहले कोई 62(1)(f) के तहत नाअहल क्यों नहीं हुआ? जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि झूठ बोलने पर सज़ा ताहयात है, कत्ल या गद्दारी पर सज़ा महदूद है और वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, ये बात समझ से बालातर है। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि 18वीं आइनी तरमीम में आर्टिकल 62 और 63 पर मोहर लगाई गई। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने बड़ी तफसील से उन्होंने दलाइल दिए। मखदूम अली खान साहब ने, उन्होंने कहा आर्टिकल काजी फैसल साहब ने कहा उनसे कि आप ये कह रहे हैं कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली के फैसले में कम है और अब कानून का इतलाक होगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जहांगीर तरीन क्यों नाअहल हुए थे? तो उस पर मखदूम अली खान ने कहा कि डेक्लेरेशन के सबब नाअहली हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस का पहले मरले में जो फैसला दिया उसे दूसरे मरले में बगैर वजह बताए तब्दील कर दिया। जस्टिस मंसूर शाह ने इस्तफसार किया कि एक शख्स को एक बार सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? ऐसे कैसे हो सकता है कि सज़ा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात ना लड़ सके? आइन में हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई? चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान साहब को यह भी कहा कि हम तो आपको अदालती मामून बनाना चाहते थे लेकिन अब आप आ गए हैं तरीन साहब की तरफ से, तो आपको इसी पे ज़ाहिर हम सुनेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सितम ज़रीफ़ है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरमीम कर दें। उन्होंने ज़िया उल हक साहब की तरफ इशारा किया। जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि इस्लामी मियार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक ठहराया नहीं जा सकता। क्या आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दरिया के किनारे बैठकर वज़ू करो तो भी पानी ज़ाया ना करो। अगर कोई ऐसा करता है तो वो भी इसराफ़ कर रहा है। क्या कोई शख्स जो पाकिस्तानी शहरी नहीं और बाद में पाकिस्तानी शरीयत लेता है तो क्या वो उम्र पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता? जस्टिस मंसूर शाह ने सवाल किया कि कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जराइम में कुछ अर्से बाद तो इलेक्शन लड़े जा सकते हैं लेकिन मामूली वजूहात पर ताहयात नाअहली क्या गैर मुनासिब नहीं है? बार बार यही वो सवाल करते रहे और वो ये कहते थे कि अगर कोई शख्स 20 साल बाद सुधर जाता है और उसका किरदार अच्छा हो जाता है तो और उसने पहले अगर कोई मुल्क मुखालिफ तकरीर कर दी थी तो क्या उसको फिर सारी उम्र इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल कर दिया जाए? तो ये सारे जजेस जो है वो सवाल उठाते रहे हैं और इस पे जजेस जो है वो कन्विंस हैं
कि जो ताहयात नाअहली जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैसल ने सवाल किया कि अच्छा किरदार क्या होता है? एक मुसलमान सादिक और अमीन के अल्फाज आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अगर मैं कागजात जमा कराऊँ और कोई एतराज़ करे कि ये अच्छे किरदार का नहीं है, तो कौन ये फैसला करेगा कि कौन अच्छे किरदार का है या नहीं है? हम गुनहगार हैं, तभी कोई मरता है तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अगर किरदार से मुतल्लिक़ ये तमाम शराइत पहले होती तो कायदे आज़म भी नायल होते। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर जो सवालात किए वो पहले सवालात से मिलते जुलते हैं, और इसके बाद मखदूम अली खान साहब ने कहा कि 13 अप्रैल 2018 को समीउल बलोच केस में आर्टिकल 62 और नैफ के तहत नाअहली की मुद्दत ताहयात मुकर्रर करने वाले जज यानी उमर ताबंदयाल साहब ने फैसल वाडा केस में अपनी राय तब्दील की। तो अब इस समाअत को 4 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया और अदालती मामले भी मुकर्रर कर दिए गए हैं, और उन्होंने कहा है कि जो भी वकील आना चाहता है वो इधर आके पेश हो। और इसमें अब फैसल सिद्दीकी साहब को और रीमा उमर साहिबा को जो है वो अदालती मामले एक और भी वकील साहब तीन को किया गया, और उन्होंने कहा है कि जो है हम ये केस एक किसी के लिए नहीं, हम ये आइन की एक तशरीह और एक कानूनी नुक्ते पे ये केस जो है वो सुन रहे हैं। तो ये है, और काजी फैसल साहब ने जो एक आरओ को की तकरीर को कलअदम किया पेशावर हाई कोर्ट ने, उस पर काजी फैसल साहब ने सख्त रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने बगैर इलेक्शन कमीशन को सुने कैसे फैसला कर दिया, और उन्हें लगता है कि कोई इलेक्शन डिले करवाना चाहता है, और ये सारी चीज़ें ये भी काजी फैसल साहब के रिमार्क्स थे। तो देखते हैं जी चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। 24 से 72 घंटे अहम है। बल्ला मिलता है नहीं मिलता, तौहीन अदालत में क्या होता है, और काजी फैसल साहब तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के हक़ में हैं भी नहीं हैं, ये सारे फैसले जो हैं वो कल हो जाएंगे, यानी कल तक पता चल जाएंगे। और फिर सिक्योरिटी वाला भी आलामिया इलेक्शन कमीशन का आएगा तो पता चलेगा कि सिक्योरिटी कितनी अवेलेबल है, और उस सिक्योरिटी में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा भी सकता है या नहीं करा सकता, ये हाथ खड़े कर देगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।